हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम बात करते हैं कोको आइलैंड की। कोको आइलैंड वो आइलैंड है जिसको 1948 में उस वक्त के इंडिया के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को गिफ्ट कर दिया था। और कोको आइलैंड को आज म्यांमार ने चाइना को नेवी प्रैक्टिस के लिए रिलीज पर दे दिया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि म्यांमार का आइलैंड है, अब जिसे चाहे वो दे, चाहे चाइना को दे या नेपाल को दे या बांग्लादेश को दे। लेकिन बात दोस्तों इतनी सिंपल नहीं है। सबसे पहले हम कोको आइलैंड की लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। कोको आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड के पास लोकेटेड है। इसी से हम इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाइना और इंडिया दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कोको आइलैंड से अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह चंदीपुर है। चंदीपुर वो जगह है जहाँ पे इंडिया अपने मिसाइल एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है। चंदीपुर के पास ही वोलाम आइलैंड लोकेटेड है। वोलाम आइलैंड के अंदर इंडिया बहुत सारे साइंटिफिक प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है और मिसाइल एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किए जाते हैं। तो वोलाम आइलैंड और चंदीपुर दोनों पास ही लोकेटेड है। ये दोनों जगह इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कोको आइलैंड से अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चंदीपुर आ जाता है। और चंदीपुर के पास जो आप ये आइलैंड देख रहे हो स्क्रीन पे, इसी को वोलाम आइलैंड कहते हैं। और यहीं पे हम बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं और साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करते हैं। चाइना ने कोको आइलैंड को रिलीज़ पर लिया है। यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, अपनी नेवी के लिए बेस भी बना रहा है। इतना इन्वेस्ट करने के बाद अब जाहिर सी बात है चाइना इस आइलैंड को आसानी से छोड़कर तो जाएगा नहीं। इन सब के बाद बे ऑफ बंगाल समंदर के अंदर चाइना की प्रेजेंस बहुत बढ़ जाएगा और वो आसानी से हमारी एक्टिविटीज़ पर, हमारे साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम्स पर, इसी तरह हमारे मिसाइल प्रोग्राम्स के ऊपर नज़र रख सकता है। और ये इंडिया के लिए बहुत खतरे की बात है। तो चाइना जानता है कि इस पूरे रीजन के अंदर इंडिया के अलावा कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो उसको चैलेंज कर सके, इसलिए वो इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है। अगर हम साउथ के अंदर देखें तो श्रीलंका को, और वेस्ट में देखें तो पाकिस्तान को तकरीबन अपने कब्जे में ले चुका है। नॉर्थ में नेपाल के अंदर भी वो अपने कदम जमाने की कोशिश करता है। लेकिन ईस्ट के अंदर अभी तक चाइना का कोई खास प्रेजेंस हमको देखने को नहीं मिला था। लेकिन म्यांमार से कोको आइलैंड को रिलीज़ पर लेने के बाद वो ईस्ट के अंदर भी अपने प्रेजेंस बढ़ा रहा है और वहाँ से भी वो हमारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने की कोशिश करेगा और वो वहाँ से भी हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। गाइस इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर लैग कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि हम किन जगहों पर अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर लैग कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हाल ही में म्यांमार मिलिट्री कू के अगेंस्ट यूएन के अंदर एक प्रस्ताव रिलीज़ किया गया जिसके अंदर 119 कंट्री ने म्यांमार के खिलाफ वोट दिया। लेकिन भारत ने वहीं पे म्यांमार के सपोर्ट में वोट दिया। दोस्तों हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि मिलिट्री कू को। दूसरे नंबर पर हम अफगानिस्तान को लेते हैं। अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और भारत ने वहाँ पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराने में बहुत ज़्यादा मदद की है। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में देखते हैं तो हम वहाँ पर भारत से ज़्यादा पाकिस्तान का प्रेजेंस देखते हैं। पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर वहाँ की पीस टॉक कराने में बहुत आगे रहा है। हालांकि इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अब इस तरफ ध्यान दिया है और हमने तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि इसको हमें और पहले करना चाहिए था और भारत को पाकिस्तान के बदले तालिबान से बातचीत करके पीस टॉक कराने में फ्रंट लाइन में रहना चाहिए था। दोस्तों तीसरे नंबर पे हम इजराइल पैलेस्टाइन को ले लेते हैं। अभी हाल ही में जब इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट गरमाया हुआ था उस वक्त इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट बहुत लेट आया, जिसका इफेक्ट ये हुआ ना हम इजराइल का और ना ही पैलेस्टाइन का समर्थन जीत पाए। उसी दौरान इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके इजराइल को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ को मेंशन किया जिसके अंदर इंडिया का नाम नहीं था। और पैलेस्टाइन हमसे इस वजह से नाराज़ था कि इंडिया ने पैलेस्टाइन के इनोसेंट सिटीजन्स की हो रही मौतों को इमीडिएट हमने कंडेम नहीं किया। गाइस इजराइल भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पैलेस्टाइन है। तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए और फॉरेन पॉलिसी को ऐसी बैलेंस बनाना चाहिए जिससे हम दोनों ही कंट्री से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आखिर क्यों इंडिया ने म्यांमार की मिलिट्री कू को सपोर्ट किया। इंडिया ने म्यांमार की मिलिट्री कू को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि इंडिया को डर था कि दूसरी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान की तरह कहीं म्यांमार भी चाइना की तरफ न चला जाए। लेकिन हुआ उसका उलट। म्यांमार ने वो आइलैंड जिसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने एज ए गिफ्ट दिया था, वही आइलैंड म्यांमार ने चाइना को रिलीज पर दे दिया। दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं। म्यांमार के अंदर अभी लोग बहुत ज़्यादा अपनी मिलिट्री कू वाली गवर्नमेंट से नाराज़ हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया के लिए गोल्डन चांस है कि वो कोको आइलैंड को फिर से ले ले। यूएन में भी वैसे ही 119 कंट्रीज़ म्यांमार की मिलिट्री कू वाली गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो हम इस सिचुएशन का बेनिफिट्स ले सकते हैं। म्यांमार इंडिया के मुकाबले में एक बहुत वीक कंट्री है।
अगर इंडिया चाहे तो म्यांमार की रखाइन प्रांत से आने वाले शरणार्थियों का सही सोल्यूशन निकालकर OIC जो मुस्लिम देशों का संगठन है उसका समर्थन हासिल कर सकता है। इस तरीके से हम आधे से ज़्यादा वर्ल्ड की आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ का समर्थन हासिल कर सकते हैं। अगर उसके बाद हम कोको आइलैंड के ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो हमें वर्ल्ड की तरफ से कोई ज़्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। इस मिलिट्री एक्शन से कोको आइलैंड को लेने का रास्ता भी साफ हो जाएगा और म्यांमार की रखाइन प्रांत से आने वाले शरणार्थियों के लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन भी मिल जाएगा। दोस्तों, जो गलती इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने की थी वो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके उलट हमें थोड़ी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनानी होगी। दोस्तों, मेरी राय में हमारी गवर्नमेंट को कुछ एग्रेसिव डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के साथ हमें पीस टॉक भी शुरू करनी चाहिए और इसी तरह मिडिल ईस्ट के अंदर हमें एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और म्यांमार के मिलिट्री को तो हमें बिल्कुल भी सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके उलट हम उस मिलिट्री को बहाना बनाकर कोको आइलैंड के ऊपर मिलिट्री एक्शन के लिए वैलिड रीज़न हमारे पास है। दोस्तों, आपको अगर मेरा काम पसंद आता हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।